बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ वाना खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने ब्लॉग में एक बार फिर से। आज भी कुछ अहम फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी कुछ देर पहले अहम फैसले आए हैं, अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जिस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सदर पीटीआई को इलेक्शंस जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। इस केस में काफी सारी हैपनिंग्स हुई हैं, समातें हुई हैं, लंबा एक टॉपिक है, लंबा एक सिलसिला जारी रहा, लेकिन कोशिश करूंगी कि कम से कम अल्फाज में आपको समराइज करके सारी सूरत हाल और जितना भी ये केस था उसकी हैपनिंग्स को बता सकूं। तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जी, जब आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन में जब कागजात नामजदगी का जमा कराने का सिलसिला जारी था उम्मीदवारों की जानिब से, तो चौधरी परवेज इलाही को जो है उन्होंने भी ये फैसला किया था कि कौमी और सूबाई टोटल मिला के 6 जो हल्के हैं वो वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी असम्बली के जो हल्के थे वो 69 था, एक 64 था और एक 59 था, जहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। उसके साथ अगर सूबाई असम्बली के सूबाई हल्कों की बात की जाए तो सूबाई से उन्होंने 32, 33 और 34 था, जहां से उन्होंने इलेक्शंस के लिए अपने दस्तखत किए थे कागजात नामजदगी के ऊपर और जमा करा दिए गए थे। उसके बाद जब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ तो उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। अब मुस्तरद करने के लिए उनके ऊपर क्या इल्जामात लगाए गए थे, उनके मुखालिफ जो थे उनकी जानिब से ये इल्जामात लगाए गए कि ये जो है इनके कुछ असासे जो है वो डिक्लेयर नहीं है, इनके पास जो असलहा है वो भी गैर कानूनी है, वो भी डिक्लेयर नहीं है। साथ ही साथ कुछ मिल्स हैं जहां पर उनके शेयर्स हैं वो भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, नहीं बताए अपने कागजात में। तो ये इल्जामात की बिना पर उनके जो कागजात नामजदगी थे उनको मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद जी याद रहे कि सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की कागजात नामजदगी को मुस्तरद नहीं किया था, बल्कि उनकी साथ अहलिया कैसरा इलाही और उनके जो बेटे मोनस इलाही थे उनके भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। फिर उसके बाद जी मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर ये दरख्वास्त दी, अपील की और वहां पर जाकर उन्होंने ये कहा कि हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, हमारे ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं, तो काइंडली हमारे जो कागजात नामजदगी हैं वो बहाल कर दिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने ये बातें की, दरख्वास्त की, अपील की और फिर मौजूद जजेस साहिबान जो जस्टिस अली बाकिर नजफी हैं उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस के ऊपर समाअत की। और उसके बाद जी जब केस के ऊपर समाअत हुई, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जजेस साहिबान की जानिब से रिमार्क सामने आए और कहा गया कि क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर इनके जो कागजात नामजदगी हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। उनकी वकला की जानिब से जो भी दलाइल थे वो दिए गए। उसके बाद यही कहा गया कि जो उनकी अहलिया थी, फैसला महफूज हो गया और जब फैसला आया तो फैसले के बाद यही कहा गया जो उनकी जो अहलिया हैं कैसरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए थे, उनको इलेक्शंस में इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई थी। उसके बाद जो उनके बेटे थे मोनस इलाही, उनके ऊपर फैसला महफूज हो गया था। चौधरी परवेज इलाही को अगर हम साइड पे थोड़ा सा रखें, पहले उनके बेटे मोनस इलाही के ऊपर अगर हम बात कर लें तो मोनस इलाही के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया है। वैसे तो ये फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन जो अहम बात की गई है उसमें यही कहा गया है कि ये इश्तिहारी है, मफरूर है, असासे भी कुछ इनके डिक्लेयर नहीं है और अभी तक ये बैरून मुल्क में मुकीम है। इस वजह से इनकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद ही होंगे और वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। तो मोनस कैसरा इलाही को तो इलेक्शंस लड़ने की इजाजत मिल गई, मोनस इलाही के मुस्तरद हो गए। अब चलते हैं दोबारा से परवेज इलाही की जानिब। तो परवेज इलाही की जानिब जब लाहौर हाई कोर्ट से भी उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए तो मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, वहां का रुख कर लिया, वहां गए, वहां जाकर अपील की और यही कहा गया उनकी जानिब से कि जी हमारे जो केसेस हैं, मेरे ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं। उनके वकील की जानिब से 3 रुकनी बेंच बना, जस्टिस मौजूद जजेस साहिबान ने आज इस केस के ऊपर समाअत की और समाअत होने के बाद वही फिर जो उनके वकील थे उनकी जानिब से जो दलाइल जो दिए गए वो थे, जजेस साहिबान की जानिब से जो अहम रिमार्क सामने आए। वैसे तो ये गुफ्तगू का मुकालबे का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो अहम जो फैसला, जो अहम रिमार्क्स जजेस साहिबान की जानिब से सामने आए थे वो कुछ ये थे और उसमें कहा गया था कि इलेक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से जो उम्मीदवार है उनको आउट कर दिया जाए। आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया कि आर्टिकल 17 कहता है कि जब तक कोई ठोस शवाहिद ना हो तब तक किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये कहा गया कि खास जमात है जिसको जो है वो ये सब कुछ उस खास जमात के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरओ का मतलब ये होता है, उनका ये काम होता है कि वो सहूलत फराहम करे, ना कि इलेक्शंस में रुकावट बने। तो ये अहम कुछ जो स्टेटमेंट्स थी, जो रिमार्क्स थे, जो जजेस साहिबान की जानिब से सामने आई। 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की है। उसके बाद जी ये फैसला किया गया और कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो ये उम्मीदवारों का हक होता है, उनको उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। खैर फिर एंड में फैसला ये आया कि चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शंस जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उनमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। जबकि उनके वकील की जानिब से ये कहा गया था कि उनकी गुजरात की हद तक उनको 32 जो हल्का था सूबाई असम्बली का, पीपी 32, वहां से
इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ चौधरी परवेज इलाही ने अब जो गुजरात का 32 हल्का है, हल्का 32 वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जितने भी हल्के थे, टोटल 6 हल्के थे जहां से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, अब सिर्फ वो 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जितने हल्के थे वहां से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, वहां से उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया है। तो ये सारी सूरत हाल चौधरी परवेज इलाही के साथ बनी और उनको अब इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही अभी कुछ मुकदमात में जेल में हैं, उनके ऊपर कुछ अहम मुकदमात हैं तोड़ फोड़ के हवाले से या फिर नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के हवाले से उनके ऊपर केसेस हैं, मुकदमे हैं, वो अभी इस वक्त जेल में हैं। तो जी दूसरा एक अहम केस वो भी सुप्रीम कोर्ट में था, 3 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की है। उमर असलम जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, बाकी जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, इनकी अपील पर भी समाअत हुई। 3 जजेस साहिबान मोअज़्ज़िज़ जज है हमारे, उनकी जानिब से समाअत की गई और यही सवाल किए गए। और जो उमर असलम के जो वकील थे वो बैरिस्टर अली जफर थे, उनसे ये कहा गया कि किन वजूहात की बिना पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जो है वो साथ ही साथ जो मुखालिफ थे जिनकी तरफ से एतराज़ात आयद किए गए थे उनको भी तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी दलाइल का सिलसिला जारी रहा और यही कहा गया कि इस तरह किसी को उसके हक राय दही से या फिर उसका जो हक है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। ये उम्मीदवारों का हक होता है, इलेक्शंस लड़ने की इजाजत सबको होती है। फिर वही आर्टिकल्स के हवाले भी दिए गए। फिर उसके बाद यही कहा गया कि उमर असलम के एट द एंड उनके भी कागजात नामजदगी जो थे वो मंजूर हो गए और साथ ही साथ उनको बैलेट पेपर का जो निशान था बैलेट पेपर के ऊपर उनका, वो भी छापने की इजाजत मिल गई। लेकिन इसमें अहम डेवलपमेंट ये हुई, अहम रिमार्क्स इलेक्शन कमीशन की जो हुकाम थे उनकी जानिब से ये दलाइल सामने आए कि अब जो है वो बैलेट पेपर का जो सिलसिला है वो उस छपाई का वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब इसमें तब्दीली बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब दोबारा से हम छापे या फिर मुमकिन नहीं है। तो फिर जजेस साहिबान अदालत की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, ऐसा तो इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए था कि केसेस तो हमारे पास आएंगे, सुने जाएंगे, तब्दीलियां होंगी, तो इन चीजों को मद्देनजर रखना था। तो खैर अब फिर उसके बाद ये हुआ कि उमर असलम को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई और बैलेट पेपर के ऊपर उनका भी निशान होना चाहिए, इस चीज की भी इजाजत मिल गई है। तो ये अहम फैसले थे आज जो अभी सुप्रीम कोर्ट में समाते हुई हैं उस हवाले से। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि कल नून लीग जो है वो अपने मंशूर का ऐलान करने जा रही है। 27 जनवरी का कहा गया था बरोज हफ्ता के वो नून लीग जब अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो जो उन्होंने अवाम में लेकर जाना है, जिससे जरिए वो वोट मांगेंगे, जिससे जरिए अवाम उनको वोट देगी, वो कल जो है वो बाकायदे तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि जलसे जारी हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, वर्कर कन्वेंशन जारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल बुनियादों पर तनकीद कर रहे हैं नून लीग के ऊपर। लेकिन नून लीग की जानिब से मरियम औरंगजेब साहिबा ने तो खैर एक ट्वीट किया और कहा कि अफसोस है कि इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन बाकायदा उसका रद्द अमल उस तरह सामने नहीं आ रहा जिस तरह के आना चाहिए नून लीग की जानिब से। आया कि इसके पीछे क्या वजूहात है, सवाल यहाँ पर बहुत से जन्म लेते हैं। क्या नून लीग को ये पता है कि हुकूमत बनने के बाद क्या इन फ्यूचर उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है? क्या ये वजह है जो उनको जवाब उस तरीके से नहीं दिया जा रहा, ताकि जब आने वाले दिनों में या फिर इन फ्यूचर अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो तो फिर एम्बेरसमेंट जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को हो ना कि नून लीग को हो, इस वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा। अब बहुत से इसके साथ जो है वो सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने तो वादे तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि किसी सूरत जो है वो हम नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, अगर दोबारा से करना बेवकूफ़ी होगी अगर हम नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वो पीटीआई को मुसलसल बुनियादों पर दावत दे रहे हैं और तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा रहे हैं कि हमारी तरफ आए, हमें वोट दें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप ये समझते हैं पीटीआई वाले कि उनके जो इंतकाम है, उनके मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात हैं वो खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी बड़े मियाँ साहब को मौका ही नहीं मिला रिवेंज का, इंतकाम का। वो तो अभी इंतकामी सियासत करेंगे, उनको पता है कि उनको उन्होंने इंतकामी सियासत कैसे लेनी है। तो अपना वोट को ज़ाया मत कीजिए, हमें वोट दीजिए। तो ये अभी सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है। अब कल देखते हैं कि कल नून लीग अपने मैनिफेस्टो में क्या बताती है। क्या अब अवाम नून लीग के ऊपर एतमाद करेगी, क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करेगी? जो कि मैनिफेस्टो 10 निकाती एजेंडा पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ शेयर किया हुआ है, क्या वो पॉसिबिलिटीज जो बिलावल भुट्टो सरदारी अपने हर वर्कर कन्वेंशन में, हर जलसे में अवाम के साथ शेयर करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी होगी? क्या इतना खजाना हमारे पास मौजूद है कि जिस तरह वो मुफ्त बिजली यूनिट्स, उसके साथ साथ नौकरियां, कार्ड्स, इस सब सूरत हाल की बात कर रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, क्या इतना खजाना हमारे पास मौजूद है कि वो सारे खजाने से जो है अवाम को, आम लोगों को फैसिलिटेट किया जाए? आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अपनी टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज।